नमस्ते छात्रों, मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू से आपसे वार्ता कर रही हूँ। आज मैं मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक लहरों के राजहंस की वस्तु विवेचना प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम लहरों के राजहंस का वस्तु विधान एक दृष्टि से देखें तो कल्पना प्रधान है, किंतु कुछ विद्वानों ने इसे कल्पना प्रधान ऐतिहासिक रोमांस भी कहा है। कृति का ऐतिहासिक आधार संस्कृत के महाकवि अश्वघोष विरचित प्रसिद्ध काव्य सौंदरानंद है। फिर इसमें कल्पना का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। इस संबंध में नाटककार की आत्मस्वीकृति देखने योग्य है। प्रस्तुत नाटक का आधार ऐतिहासिक है। कथा का आधार अश्वघोष का सौंदरानंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में परिस्थितियों का परिक्षेपण करने के कारण ये काल्पनिक भी है। काल्पनिक अश्वघोष का सौंदरानंद भी है, क्योंकि संस्कृत तथा पाली भाषा में जो कथा उपलब्ध थी उसका अश्वघोष ने अपनी दृष्टि से परिक्षेपण किया है, एक काल्पनिक अनुवृत्ति से उसे विस्तार दिया है। धम्पत की टीका में नंद और सुंदरी की जो कथा है, सौंदरानंद की कथा प्रभाव और विस्तार में उससे आगे जाती है। यहाँ नंद और सुंदरी की कथा एक आश्चर्य मात्र है, क्योंकि मुझे लगा है कि उसे समय में परिक्षेपित किया जा सकता है। नाटक का मूल अंतर्द्वंद उस अर्थ में यहाँ भी आधुनिक है जिस अर्थ में आषाढ़ का एक दिन के अंतर्गत है। स्पष्टतः लहरों के राजहंस का वस्तु विधान उतना ऐतिहासिक नहीं जितना कि आधुनिक है। कथानक के मूल स्रोतों से यह काफ़ी अंतर है और ये अंतर युगीन परिपार्श्व की ही देन है। वस्तु योजना का उद्देश्य और महत्व स्पष्ट करते हुए नाटक की भूमिका में डॉक्टर सुरेश अवस्थी लिखते हैं, लहरों की राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है जिसमें सांसारिक सुखों, आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है। इस द्वंद्व का एक दूसरा पक्ष सभी और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर विरोध है। जीवन के प्रेम और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित विरोध है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती। चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उनका केंद्र बिंदु है। धर्म भावना से प्रेरित उस कथानक में उलझे हुए ऐसे अनेक प्रश्नों का इस कृति में नए भावबोध के परिवेश में परीक्षण किया गया है। वस्तु योजना आधुनिक नाट्य शिल्प की दृष्टि से देखा जाए तो लहरों के राजहंस नाटक की वस्तु की योजना 3 अंक पर एक ही सेट पर नियोजित अंकों में की गई है। पहले अंक को लगभग पूर्णतया परिकल्पित मूल भाव की भूमिका कहा जा सकता है, क्योंकि वस्तु योजना में नाटकीय कथा के उद्घाटन का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा होने से ही नाटक के दर्शक सुरुचि संपन्न होकर अपने आप को नाटकीय कथा सूत्रों से आबद्ध कर पाने में सक्षम हुआ करते हैं। इस दृष्टि से लहरों का राजहंस नाटक का प्रथम अंक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसने इस अंक में नाटक के प्रमुख एवं प्राय सभी पात्रों को एक साथ प्रस्तुत कर दिया है। सूक्ष्मतः उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं का परिप्रेक्ष्य भी दे दिया है। इसके साथ ही कथानक बड़ी तीव्र गति से अपनी मूल कथा की ओर भी गतिशील होने लगता है। नाटक का पहला अंक अत्यंत नाटकीय है। उसका आरंभ नायिका सुंदरी की कथा से होता है। प्रत्यक्ष रूप से उसकी कथा को वर्षों बाद
उसकी कथा को वर्षों बाद मनाए जाने वाले कामोत्सव के लिए सभी दृष्टियों से सजाया, संवारा और संपन्न बनाया जा रहा है। परोक्ष दृष्टि से इस सारे आयोजन को एक रूप गर्विता नारी की ईर्ष्याजन्य प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है, क्योंकि सुंदरी ये जानती है कि आज ही गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा परिवर्ज्या ग्रहण करने वाली है। वह ये भी जानती है कि बुद्ध के प्रभाव के कारण लोगों का ध्यान उस ओर अधिक है, क्योंकि बौद्ध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध उन दिनों पहली बार अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु में अपने धर्मोपदेश के लिए आए हुए थे और उनसे प्रेरित प्रभावित होकर अनेक लोग बुद्ध मत में दीक्षित हो रहे थे। फिर भी रूप गर्वित सुंदरी कामोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से करना चाहती है। इस धूमधाम से कि इसकी स्मृतियाँ अनंत काल तक बनी रहे, एक प्रतिक्रिया नहीं तो और क्या है। इसी अंक में नाटककार ने नंद के मन की अस्थिरता का भी चित्रण किया है। स्पष्टतः उसके मन में कोई अपरिचित गढ़न है, कोई गांठ है जो खुल नहीं पा रही। उसके मन में निश्चय ही कोई अस्थल और असंसारी तत्वों के प्रति भी आकर्षण है। फिर भी सुंदरी इन तथ्यों को न जानकर कामोत्सव का व्यापक आयोजन करती है। सुंदरी अपने कक्ष में से लगे राजकीय उद्यान में कामोत्सव का संपूर्ण आयोजन करती है। आयोजन इस दृष्टि से किया जा रहा है कि वहाँ रात भर नृत्य गान और भयानक मद्यपान का कार्यक्रम चलता रहेगा। कपिलवस्तु के समस्त संभ्रांत परिवारों के स्त्री पुरुष इस उत्सव में भाग लेना अपना सौभाग्य मानेंगे। राजभवन के कर्मचारी उत्सव की तैयारी में कितने व्यस्त हैं, ये बात श्वेतांग के इस कथन से स्पष्ट हो जाती है। जल्दी से दीपक जलाओ, जले तो बिगड़ उठेगी। वर्षों के बाद आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। कथा का प्रथम सूत्र यही जुड़ना आरंभ होता है। अलका के आशंका व्यक्त करने पर भी कामोत्सव की सफलता के लिए उत्सुक सुंदरी कहती है, रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना। रात भर नगर वधू चंद्रिका के चरणों की गति से इस कक्ष की हवा कांपती रहेगी और ढुलती रहेगी मदिरा उसकी आंखों से, उसके एक एक अंग की गोराई से। कपिलवस्तु के राजपुरुष रात भर मदिरा और अन्य मणि मंदिराओं में डूबते उतरते रहेंगे। तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी। जो नहीं देख सकेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अपनी सुखद कल्पना की अनुभूतियों में डूबती उतरती सुंदरी कामोत्सव की तैयारी में किसी भी प्रकार कमी नहीं रहने देती। नंद भी आखेड़ से थके टूटे से लौट आते हैं, क्योंकि वे उत्सव में भाग लेने के लिए निम्नलिखित कुछ लोगों से मिलकर आए हैं और उन्होंने भाग लेने आने से व्यक्तिगत कारण बताकर इनकार कर दिया है। अतः नंद का मन कुछ खिन्न सा होता है। एक हिरण के शिकार करने की चर्चा में भी उनकी यह खिन्नता प्रकट होती है। अतः सुंदरी उन्हें अतिथियों के आने तक कुछ देर तक विश्राम करने की बात कहती है। वे जैसे चौंकते से कहते हैं, अतिथियों के आने तक नहीं, तुमने पहले ही कह दिया था कि आज विश्राम नहीं होगा। इतना ही नहीं, सुंदरी के आयोजन को निहार नंद यहाँ तक कह देते हैं कि हाँ, मैं कह रहा था कि संभव है उतने लोग न भी आए जितने लोगों के आने की हम आशा कर रहे हैं। यहाँ भी ये स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध के प्रभाव और विशेषतः यशोधरा के परिवर्ज्या ग्रहण करने के कारण कपिलवस्तु के लोगों का ध्यान अब इस प्रकार के आयोजनों की ओर नहीं रह गया, क्योंकि नंद स्वयं यशोधरा से मिलकर आया है। पर रूप गर्विता और अहम से पीड़ित सुंदरी का अपना विचार अडिग है। वह कहती है, क्यों
आज तक कभी हुआ है कि कपिलवस्तु किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने को कृतार्थ न समझा हो? कोई एक भी व्यक्ति कभी समय पर आने से रहा हो? अस्वस्थता के कारण या नगर से बाहर रहने के कारण कोई न आ पाए तो दूसरी बात है। अपनी धारणा के इसी विश्वास में सुंदरी अपने पति के माध्यम से यशोधरा द्वारा आशीर्वाद देने के निमंत्रण की भी खिल्ली उड़ाती है, किंतु जो कुछ होता है सुंदरी की आशा से सर्वथा विपरीत। नगर के सभी राजपुरुष कोई न कोई बहाना बनाकर कामोत्सव में सम्मिलित हो पाने की बात को टाल जाते हैं। आता है केवल नंद का अभिन्न मित्र मैत्रेय, और वह भी अन्यों के समान उत्सव में भाग ले सकने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के लिए ही। सुंदरी किसी के भी न आने को अपना अपमान मानती है। उसके विक्षोभ को नाटककार ने बड़ी कुशलता से व्यक्ति प्रदान की है। वह इस सब को षड्यंत्र मानकर स्पष्टतः कहती है, ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से आई है ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इतना ही नहीं, अपने उद्देश्य में मैत्रेय को लक्ष्य करके वह यहाँ तक कह देती है कि आर्य मैत्रेय यदि जाना चाहते हैं तो उन्हें भी जाने दीजिए। कह दीजिए कि जिनके यहाँ ये होकर आए हैं, जाते हुए भी एक बार उनके यहाँ होते जाएं। उन सब से कह दें कि मेरे यहाँ आने के लिए किसी कल की प्रतीक्षा में न रहें। वह कल उनके लिए अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। और उन्हीं मन संघर्षों की स्थितियों में नाटक के पहले अंक का अंत होता है।